तो कल अपन ने बात कर ली रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है, द चैप्टर का नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहली इन दो टर्म्स का मतलब अपन को पता है, सीबीएसई ने इवोल्यूशन तो हटा दिया, लेकिन हेरिडिटी आपके कोर्स में एज इट इज जो पहले था वो का वही है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताना चाहेगा? हेरिडिटी का एक जनरल मतलब क्या होता है? जनरेशन, वेरिएशन। अच्छा, और मतलब कहने का मतलब इनका है कि जो पेरेंट से जो भी बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, और उसके अंदर वेरिएशन भी आता है, नो डाउट। तो जो आप कह रहे हो वेरिएशन, तो हेरिडिटी के अंदर क्या आता है? तो सबसे पहली चीज जब अपन ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि जब भी रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रोसेस होती है, चाहे इन द केस ऑफ सेक्सुअल मोड, मोस्टली क्या होता था वहां पे, क्या कॉन्सेप्ट आता था? वेरिएशन का। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स जो भी होंगी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपेयर में। तो वो वेरिएशन हकीकत में एक अच्छा पॉइंट है। अगर वेरिएशन आता है इसका मतलब क्या कर रही है? जो भी स्पीसीज है वो क्या कर रही है? डेवलप होती जा रही है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जैसे जैसे लाइक टेम्परेचर का मैंने आपको एक केस बताया था कि और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, एनवायरमेंट के हो सकते हैं, और वो ज्यादा ग्रो कर पा रही है ना, तो ये चीजें हो रही है। तो वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो ये हो कह रहा है हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आज से, जैसे अगर आपकी फैमिली की बात की तो आप फैमिली में भी आप लोगों के एक टर्म चलता होगा कि भाई ये तो अपना पुश्तैनी काम है। लाइक सपोज कोई किसी का कुछ काम होगा तो बोले कि हमारा तो ये पुश्तैनी काम है, तो बोलते हैं कि ये तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें आपको क्या मिलता है कि भाई वो आप जो काम आप बचपन से देखते हुए ग्रो कर रहे हो तो आपको तो उसके बारे में नॉलेज होगी ना। तो ये काम तो क्या होता था कि जनरेशन बाय जनरेशन आप क्या देखते थे कि एक स्पेसिफिक काम, अगर काम की बात की या फिर आप अपन बात करते हैं हेरिडिटरी, तो अपन देखते थे कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है। लाइक अगर मैं बात करूं किसी, जब ह्यूमन की बात होती है तो ह्यूमन बीइंग इनिशियल स्टेजेस में जब ये इवॉल्व हुआ तब कैसा था? लाइक ए मंकी है ना, पहले बड़ा झुक के चलता था, मतलब अपने हाथ पांव सभी को यूज करता था। देन डे बाय डे वो स्ट्रेट होता गया, और उसके जो अपर पार्ट है उससे ना चल के सिर्फ नीचे वाले से फिर धीरे धीरे फिर आपने देखा होगा कि पहले जो इंसान का, जो एक ह्यूमन बीइंग का है, उसका जो स्कल होता था, जो पूरा स्ट्रक्चर होता, इट वाज लाइक ह्यूज बिग, है ना, बड़ा होता था। आपने वो मूवीज देखी होगी, एक मूवी देखी होगी बैक टू द प्लैनेट करके है, प्लैनेट वाली मूवी है एक हॉलीवुड की, जिसके अंदर वो मतलब मंकी की जनरेशन में चले जाते हैं। ऐसी क्या है, मतलब मैंने भी बहुत सालों पहले देखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, बैक टू द प्लैनेट ऐसे कुछ है ना। तो उसमें क्या देखते थे कि मतलब इंसान जो था अल्टीमेटली उसका जो चेहरे का स्ट्रक्चर था बंदरों की तरह था। जो मंकीज हैं, मंकीज में क्या होता था, जो ये वाला जॉ वाला हिस्सा ये काफी बड़ा होता था इन द सेंस, जैसे अभी भी इसका प्रेजेंस देख सकते हो। कहाँ, कौन सी कंट्रीज के लोगों में? वेस्ट इंडीज के लोग मस्कुलर होते हैं। क्रिस गेल सुना नाम? वो छक्के मारता है बहुत जोर जोर से, और वो जितने भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं सब 6-6 फीट के एकदम मस्कुलर हैं, है ना। और इंडिया वाले, मतलब इंडिया वाले इतने मस्कुलर नहीं है जितने, वो तो खड़े खड़े ही, उनको मतलब टेक्निक नहीं है, लेकिन वो खड़े खड़े ही मार देते छक्के, या तो छक्का या आउट ही होते हैं, वो दो ही काम करते हैं। तो आप वो देख रहे हो उनका स्ट्रक्चर जो शरीर का है वो बड़ा है बहुत, और उनका जो उनका माउथ का स्ट्रक्चर है समथिंग सिमिलर टू दैट मंकी, मतलब इवॉल्व हो गया। लेकिन वो कौन सा एरिया है? साउथ अफ्रीका वाला है ना, वेस्ट इंडीज वाला। तो अब वहां पे क्या है कि इवॉल्वमेंट जो है वो चेंज कम हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप तो एक वो एग्जांपल हुआ, फिर आप देखते हो, और आपको पहले अभी एक एग्जांपल बताऊं, सभी आप नोटिस करना, अभी जो जनरेशन में जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज कि जो आपकी इसको बोलते हैं ईयर लोब, जिसमें आप लोग बाली वाली पहनते हो ना, इवन दो मैंने भी पहनी हुई है, हमारे कल्चर में भी एक बाली पहना करते थे छोटी सी। अभी तो मैं नहीं पहनता क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देता था, तो अभी शायद 2-3 साल पहले हटाई होगी। तो आप ये देख रहे हो कि जो आपका ईयर लोब है ये अटैच्ड है आपके, मतलब स्किन से अटैच्ड है ना पूरा, जैसे मेरा भी अटैच्ड है और आप लोगों का सभी का अटैच्ड है ना। पहले क्या होता था, ये अटैच ना होके लाइक इस तरह से होता था, मतलब थोड़ा सा इसमें एक लाइन पार्ट होता था, अटैच नहीं होता था। तो ये वाला
चीजें क्यों आ रही है? ये कैसे हो रहा है? इवॉल्वमेंट की वजह से। जैसे लाइक जो मंकीज होते हैं उनके कान एकदम बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, अब धीरे धीरे वो सेपरेट हो। आपने देखे होंगे ना मंकीज के कान एकदम ऐसे बिल्कुल चिपके से होते हैं मतलब अभी भी। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि धीरे धीरे। और दूसरा एक एग्जांपल तो ये हुआ। दूसरा एग्जांपल मंकीज के क्या होती है? टेल होती है। ह्यूमन बीइंग के की भी टेल थी। अभी आप लोगों के किसी के टेल तो नहीं है? कोई टेल वेल छुपा रखी हो किसी ने? ऐसा किसी के नहीं है। तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी उसकी प्रेजेंस बची हुई है इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। आपको जब अपन जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है अपेंडिक्स। आप लिखते हो ना सभी? डाइजेशन का डायग्राम बनाते हो। लार्ज यहाँ पे क्या होती थी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या होती थी? लार्ज। तो यहाँ पे टर्म लिखते हो आप अपेंडिक्स। ये क्या है अपेंडिक्स? ये हकीकत में जो आपके बड़ी सी टेल हुआ करती थी, कभी कोई बरसों पता नहीं कितने हजारों मिलियंस साल पहले, उसकी एक प्रेजेंस को अभी भी आपकी बॉडी में बची है। ऑल्दो इस अपेंडिक्स का बॉडी में कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी क्या बची है? अभी भी प्रेजेंस बची है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये टेल में भी जो ह्यूमन बीइंग है इसको यूज करते होंगे। लाइक किसी को जैसे अभी भी जो मंकीज होते हैं वो यूज करते हैं कहीं से लटकने के लिए, कुछ साफ करने के लिए। जैसे क्या बोलते हैं, आपका जो डॉग होता है वो सब साफ करके बैठते हैं ना। तो अब क्या हुआ कि इंसान धीरे धीरे आलसी हो गया होगा तो हाथ से साफ कर लेता हो, तो धीरे धीरे उसने अपने टेल का जो काम था उसको यूज लेना बंद कर दिया। अब जब कोई कंपोनेंट बॉडी का यूज होना बंद हो जाएगा तो वहां के जो टिश्यू हैं वो धीरे धीरे सालों, हजारों, 100 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2500 साल बाद क्या होने लग जाते हैं? जब वो काम ही नहीं आएगा पार्ट, तो वो क्या हो जाएंगे? वहां के टिश्यू डेड हो जाएंगे। अब जब वो डेड हो जाएंगे तो जो वो पार्ट है वो धीरे धीरे करके वेनिश हो गया। फिर बाद में अल्टीमेटली क्या बॉडी में बचा रह गया? अपेंडिक्स। अब क्या होता है, कई लोगों के आपने सुना होगा एक बीमारी, एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक अपेंडाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, आपने सुना है? तो वो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ड्यू टू दी सम कोई कुछ काम कर लिया या फिर कोई प्रोसेस के थ्रू यहाँ कोई इन्फ्लामेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होने की वजह से अब क्या करते हैं डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर इसको बोलते हैं कि ये तो कोई कंपोनेंट अपने काम का ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट करके इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि भाई जब काम का ही नहीं है तो वापस इन्फेक्शन होगा, इससे अच्छा। तो यही होता है आपके इस बीमारी को अपेंडाइटिस बोलते हैं। जब भी टाइटिस लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है कोई इन्फेक्शन। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है ना, डिजीजेस, टाइटिस लगा हुआ होता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली उसको रिमूव कर देते हैं। तो वो क्यों हो जाता है? ड्यू टू दी इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कहाँ होता है? अपेंडिक्स में। तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, एक ईयरलोब का मैंने आपको एग्जांपल। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो बॉडी है उसमें कुछ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पेरेंट से उसमें भी ट्रांसफर होती है, नो डाउट। जैसे किसी के आप जैसे मान लीजिए कोई फादर है, उसका बच्चा साथ जा रहा है, तो मतलब उसको कोई, आप कभी गांव में गए हो या फिर आपके कोई रिलेटिव मिलता है, आप उसे पर्सनली नहीं जानते, वो आपको आके कहेगा तू तो उनका लड़का लगता है, या तो आप उनकी लड़की लगती हो, तो फिर आप बोलते हो हाँ मैं उन्हीं का हूँ, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लिटिल बिट कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। आपका फेस स्ट्रक्चर हुआ, आपकी थोड़ी बहुत हाइट हुई, आपका बोलने का तरीका हुआ, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आती है, आइदर फ्रॉम दी मदर और आइदर फ्रॉम दी फादर। और समटाइम्स जरूरी नहीं है कि फादर मदर की, कई बार बोलते हैं कि दादा दादी से सिमिलर भी होता है। तो वो क्यों होता है, अभी उसकी बात करेंगे। दो प्रकार की ट्रेट्स की बात करेंगे, एक होती है डोमिनेंट ट्रेट, एक होती है रेसेसिव ट्रेट। तो धीरे धीरे करके, तो सबसे पहले हेरिडेटरी का मतलब समझ में आया कि हेरिडेटरी का मतलब क्या है, कि सिंपली जो पेरेंट्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी। और इवोल्यूशन का मतलब होता है जो धीरे धीरे करके लाखों हजारों मिलियंस में जो बॉडी इवॉल्व करती जा रही है, चाहे ऑर्गेनिज्म की बात करें चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हेरिडेटरी की सिंपल सी अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखिए, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू दी
It refers to the transmission of characters from parents to offsprings, full stop. And inherited traits is a particular genetically determined traits is a particular genetically determined feature that distinguishes a person from the other person. लाइक अगर इनहेरिट ट्रेट में ट्रेड्स में बात करें तो ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो ट्रेड्स के अंदर जैसे आपकी किसी की फैमिली में ये होता है कि उन लोगों की सभी की ना फैमिली में ना नाक बड़ी लंबी होती है, होता है ना कईयों के नाक लंबी है तो सबके लिए हाँ ये सब बोले कि अच्छा आप उन्हीं फैमिली से हो, ऐसा होता है। तो फैमिली टू फैमिली, और कई बार किसी जैसे मान लीजिए पूरी फैमिली में सभी के नाक लंबी थी, फिर एक जो नया हुआ उसके नाक लंबी नहीं हुई, तो हो सकता है क्योंकि जो नई बहू आई है, जो नई गर्ल आई है, उसके अंदर कोई दूसरी ट्रेट होगी, और मान लीजिए वो रेसेसिव ट्रेट, मान लीजिए उसकी भी नाक लंबी है लेकिन उसके रेसेसिव ट्रेट में ये था कि नाक छोटी होनी चाहिए, तो नाक छोटी भी हो सकती है। दो प्रकार की ट्रेट्स की भी बात करेंगे, तो समझ में आया? एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल अटैच्ड, or free air lobes, LOBS in human beings. अटैच, ये एग्जांपल मैंने कान वाला दे दिया है तो इसी में आएगा ना, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में। तो हेरिडिटी का और इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब समझ में आया? ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ हेडिंग डालिए, अब देखिए इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन इनहेरिट होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट, मतलब आपके जो फादर में थी, फादर से फोर फादर ऐसे जो चलती आ रही है, इनहेरिटेंस की ट्रेट्स मतलब सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, अब बात आती है कि जब इस चीज़ों को पढ़ा गया, अब अपन पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो कुछ रूल्स बताए गए। तो रूल्स कौन बताता है? पहले कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं कुछ लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे, तभी तो वहाँ से कुछ जनरल डिस्कशन निकल के आता है। जैसे मैं 100 सालों से, हजारों सालों से अपन देख रहे हैं कि भाई जो आपका सन है, सन राइजेस फ्रॉम दी, कहाँ से? ईस्ट। तो ये अब क्या हो गया? एक तरीके से रूल हो गया, एक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप भी 10-15 सालों से देख रहे हो, और जो हजारों हम भी देख रहे हैं, और पता नहीं कितने साल से। तो मतलब ये क्या, एक रूल हो गया एक तरीके सा, और कुछ जैसे जनरल रूल्स होते हैं। वैसे ही अब बात आती है इस फील्ड की, इनहेरिटेंस की, हेरिडिटी की। तो एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए थे मेंडल, जॉन ग्रीगर मेंडल, है ना। तो एक महान साइंटिस्ट हुए थे जॉन गीगर मेंडल इन दी सेंचुरी ऑफ 1900, मतलब 1800 से लेके शताब्दी, तो अपन जो उसको वो बोलते हैं 19 बोलते हैं। जैसे अभी कौन सी है? 21 है, और चल रही है अपनी 200 है, तो 18 के फिक्स में कोई याद नहीं है कितना है। अब
अब हुआ क्या, ये एक मठ होता है ना, मोनेस्ट्री, उसमें ये बचपन से रहते थे। मोनेस्ट्री जैसे बौद्ध मठ आपने सुने होंगे, अपने इंडिया में भी बहुत सारे हैं और मैंने भी देखे हैं। आपके जो भी हिली एरियाज़ हैं, है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपने किताब में भी पढ़ा होगा, बौद्ध मठ होता है, देखा होगा। तो वहाँ ये रहते थे और अपना साइंटिफिक क्वेश्चन अच्छा था तो ये सब पढ़ाई भी करते थे। तो फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में गए पढ़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ जाके फेल हो गए और टीचिंग का इनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सका। किसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया? टीचिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। तो ये अगेन अपने वहीं मोनेस्ट्री में आ गए, मोनेस्ट्री वहीं मठ में, और अपने सिंपली मोनेस्ट्री में आ गए और अपने सिंपली अपना, देखो नॉलेज तो इन्हें थी लेकिन भाई इनको सर्टिफिकेट मतलब एक तरीके से डिग्री नहीं मिली, तो अपना ये काम करते गए। तो इन्होंने क्या किया कि सिंपल जो पी प्लांट्स होते थे, पी मतलब क्या होता है, मटर के पौधे जो प्लांट्स होते हैं उन पे ये काम करते थे। तो ये क्या करते थे अपने पास में इनके, भाई वहाँ पे तो अच्छी वेजिटेशन होता है मठों में, अच्छी खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, ऐसे अननेचुरल तरीके से नहीं, अपनी तरह की वो लेके आए, खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही खा। तो ये क्या करा इन्होंने, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इनको कुछ रिजल्ट्स मिल के आए और जिसे आज अपन रूल्स के नाम पे जानते हैं। और उसी को इन्होंने इनहेरिटेंस के रूल दे दिए कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है तो क्या मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है कि, तो इन्होंने अलग अलग पौधे लिए, अभी बात करेंगे क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया। कोई टॉल प्लांट लिया जिसमें टॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कोई इन्होंने शॉर्ट प्लांट लिया, शॉर्ट को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डाफ, बोना प्लांट है ना, शॉर्ट प्लांट लिया। इन्होंने एक येलोइश प्लांट लिया, एक मटर ऐसा मटर के वाला प्लांट लिया जो बिल्कुल राउंड था, कुछ लिया थोड़ा रिंकल्ड था, एक पूरा ग्रीन था और एक में येलोइश लिया। मटर के दाने येलो भी होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, जो मम्मी मटर के दाने छिलती है वहां से हाथ मार के खा लेते हो, खुद को छिलने में आता है जोर, है ना। तो हम तो यही करते थे ना, तो मटर के दाने छिलने में जोर आता है लेकिन चोरी करके खाने में मजा आता है ना। तो इन्होंने मटर के दानों से पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट कर दिए और एक जो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो भी है उसके नाम से जाने लगा, है ना। तो एक जो आदमी, वही मैं आपको बात बताता हूँ कि हर बार बताते आ रहा हूँ कि जो आदमी को एक टीचिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला उसने पूरे फादर ऑफ वो जेनेटिक्स कहलाने लगे। कौन? जॉन ग्रीगर मेंडल, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में इनमें क्या करते थे, सिंपली अगेन ये क्या करते थे, दो इन्होंने प्रोसेस से बात की, अभी वो बात करेंगे। क्रॉस करवाया, क्रॉस में एक तो इन्होंने क्रॉस करवाते थे और एक बोलते हैं इन्होंने हाइब्रिड करवाया, डाई हाइब्रिड। ये क्या करते थे, टॉल प्लांट लिया, एक डाफ लिया, एक इन्होंने राउंड लिया, ऐसे अलग अलग लिए। राउंड के बाद एक ग्रीन लिया, एक येलो लिया राउंड के, और एक रिंकल्ड, मतलब रिंकल्ड सीड जो आपके मटर के दाने होते हैं ना, जैसे एक तो पूरे एकदम राउंड होते हैं, कुछ थोड़े बहुत रिंकल्ड। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए इन्होंने कुछ रूल्स को डिफाइन किया। तो अभी वो अब एक्सपेरिमेंट तो अपन अगला परफॉर्म करेंगे ही, तो पहले समझ में आया। तो अभी ये रूल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें लिखो जितना मैंने बताया, ठीक है ना। इस रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के नीचे लिखो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, एक छोटा पॉइंट हेडिंग डालिए, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और इन गार्डन पीस को एक नाम होता है इनका पाइशम सटाइवम, इसको पीसम सेटिवम भी कहते हैं। तो क्या फर्क है, मेरे को समझ में नहीं आता है अभी भी ये। अब जैसे पाइसम, अब आपने भी शायद सुना होगा कहीं ना कहीं से, है ना कि बस यार बायो में नाम बड़े कंफ्यूजिंग है ना। अब इनको क्या प्रोनाउंस करें पता नहीं, समझ में आता, पीसम बोले या सटाइवम को बोले तो पता नहीं, ठीक है जो भी है सही है। ये इसका किसका नाम है, ये पी प्लांट का। कौन सा? टेक्निकल नेम, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ना, जैसे बॉडी के, आपको मेल को क्या बोलते हैं, होमोसेपियन, मेल नहीं ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियन। तो वैसे यहाँ पे किसको यूज किया, पीसम सटाइवम, ठीक है ना। चलो बेसिक सी बातें लिखो, लिखिए द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस, the rules of
inheritance of traits in human beings are related to फैक्ट। अब मेरे को ये बताइए कि जो भी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रेट कहां से ट्रांसफर होगी? नहीं, वो तो ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रेट उसमें ट्रांसफर होगी, क्या वो उसकी मदर एंड फादर की नहीं होगी? तो एक मतलब जो मदर वाली साइड होती है उसको, जैसे ननिहाल पक्ष आपके कार्ड में लिखा होता है, ननिहाल पक्ष के ये लोग हैं, ये पिता पक्ष के लोग हैं ना, ऐसा होता है। तो जो मदर साइड होती है उसको बोलते हैं मैटरनल, और जो फादर की उसको बोलते हैं पैटर्नल। तो कहने का मतलब है मोस्टली उसके मदर एंड फादर से जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेट्स उसमें ट्रांसफर होगी। पहला रूल ये, समझ में आई बात? तो इसी को लिखिए, are related to the fact that both mother and father contribute an equal amount of genetic material that is DNA to their offsprings, that is DNA to their offsprings, full stop। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है यहाँ पे जेनेटिक्स में? डीएनए। जो डीएनए अपन ने पढ़ा था, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आपको क्रोमोसोम्स आपने बताए थे मैंने, क्रोमोसोम्स अभी और बात करेंगे, चर्चा होगी इस पे। तो डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स, जो आपके बोलते हैं ना जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो क्या बात आएगी? जीन्स की, ठीक है ना। तो ऑफस्प्रिंग सो एन, इसी में लिखिए फुल स्टॉप, सो एन offspring will get two versions of that trait from the two parents। जैसे कोई भी ये फादर है, तो मान लीजिए ये फादर थे, ये मदर थे। जैसे पहले अभी आपके मोबाइल के वर्जन्स बड़े आते रहते हैं ना, ये वर्जन वो वर्जन है ना, ये कैमरा, जैसे अब मैंने महंगे से महंगा फ़ोन ले लिया, फिर भी अभी 6 महीने बाद लगेगा भी डब्बा हो गया, है ना, ऐसा होता है ना। तो फादर में क्या है कि कहेंगे कि एक वर्जन था, मान लीजिए ये वर्जन 1 के लोग थे, अब जो चाइल्ड बना वो वर्जन 1 का रहेगा, या ज़्यादा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई क्योंकि दोनों की आ गई, तो इसको कह सकते हैं इट इज़ अ वर्जन 2, या फिर वर्जन अदर देन दिस दैट प्रीवियस वर्जन। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेंडल वर्कड आउट ऑफ रूल्स फॉर inheritance of these traits, full stop, फिर लिखिए फुल स्टॉप, these traits, full stop। ग्रीगर जॉन मेंडल regarded as the क्या बोला जाता है इन्हें? फादर ऑफ जेनेटिक्स, regarded as father of genetics। इस फादर ऑफ जेनेटिक्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट किसके साथ किए? विद गार्डन पीज
ब्रैकेट में लिखिए ये टेक्निकल नाम, पाइसम सटाइवम। और ये सारे उन्होंने पौधे कहाँ लगाए थे? अपने गार्डन में। और कहाँ पे? जहाँ वो रहते थे, मोनेस्ट्री, मतलब उस मठ में, जो उनके मठ के जो पीछे गार्डन था वहाँ पे, ठीक है। इन द गार्डन बिहाइंड इज मोनेस्ट्री, बिहाइंड इज मोनेस्ट्री, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। he observed a number of contrasting characters in garden peas and observed their inheritance. Garden peas and observed their inheritance. तो इन्होंने क्या किया? वहाँ पे अपना जो इनहेरिटेंस के जो भी इनको करना था वो वहाँ पे किया, अपनी मोनेस्ट्री के पीछे वाले गार्डन में। और इन्होंने देखा कि अलग अलग चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी वजह से ये इतने फेमस हो गए। एक सब हेडिंग डालिए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब अपन को एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे क्या करके। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज जीन्स। तो जीन्स कौन सी? जीन्स कौन सी कंपनी की? कौन सी कंपनी की लेनी है? कंपनी वाली जीन्स लेनी है, लोकल लेनी है? सब एक जैसी है, 500 की जो 2 जोड़ी दे दे वही वाली लेनी है ना? तो 500 की 2 जोड़ी मिलती है क्या? नहीं मिलती। अरे इतना महंगी वो हो गया। दिल्ली में जाओ चोर बाज़ार, दिल्ली में एक जगह है चोर बाज़ार, उधर चांदनी चौक में, वहाँ आपको 1000 रुपये में सारा आपका पूरा मेकअप हो जाएगा, है ना? जींस से लेके ऊपर तक 100 रुपये में टी शर्ट शर्ट सब मिलता है वहाँ। सच में रियली मिलता है, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ कौन सा? सरोजनी। मैं तो वहाँ दिल्ली में रहा हुआ 2017 में, तो मैं पहली बार गया। मैं बोला इतनी सस्ती भी चीज़ें मिलती है। पर वहाँ बोले कि आपको कौन सा प्यूमा चाहिए, नाइक चाहिए, सब मिलेगा, ओरिजिनल फेक। मैं बोला यार ये तो सही है। बोले कि हाँ वहाँ कैंट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अब जीन्स का मतलब यहाँ से किससे है? आपकी सिंपली जो डीएनए के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई रहती है वो किसकी फॉर्म में रहती है? सिंपली जीन्स की फॉर्म में। और ये ही आपकी ट्रांसफर होती है जनरेशन से जनरेशन। क्या ट्रांसफर होते हैं आपके? जीन्स। लाइक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है, ये देखा होगा, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है किसका? डीएनए का। और किसके अंदर होते हैं ये? क्रोमोसोम्स में। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 46। ये आपको याद रखना जो लोग नए हैं, 46 का मतलब मैं कह सकता हूँ 23 पेयर। तो जैसे बात करें, एक फादर है, एक मदर है। एक फादर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों? 46। भाई ह्यूमन बीइंग में 46 ही होते हैं, मदर में 46। अब बात आई चाइल्ड में, तो अब चाइल्ड में कितने हो जाएंगे? 46 प्लस 46। हाँ इसमें क्या होता है? इसके हाफ तो 23 इधर से ट्रांसफर होंगे, 23 इधर से होंगे। अगर ऐसे ट्रांसफर होने लगे तो कुछ सालों बाद तो कंपाउंडिंग होते बोले 1,03,400 क्रोमोसोम है मेरे में, है ना? ऐसे कोई बात नहीं है ना? ऐसे होएगा ना भाई, कितनी जनरेशन से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जितने भी पेरेंट का क्या होता है, डायरेक्ट हाफ हो जाता है। तो हाफ कितना हुआ? 23 मिलके कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं, चाहे वो पहली जनरेशन का। अब फर्क क्या हुआ? यहाँ से 23 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आई और 23 इसकी आई। अब अगर मान लीजिए फादर सपोज टॉल थे और मदर लाइक मीडियम थी
और टॉल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो आप टॉल हो जाओगे, है ना। और मान लीजिए सपोज मदर की हाइट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो फिर मीडियम रहोगे, है ना। तो ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो ये होती है अपना क्रोमोसोम, ये बात हो गई जीन की। तो जीन में लिखिए पहला, अब ऐसे करके लिखते रहेंगे, 7-8 टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जीन, इसमें लिखिए जीन इज द पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, जीन इज ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम which controls a specific biological functions, specific biological functions which controls a specific biological function and genes are transferred from generation to next generation. नेक्स्ट लिखिए सेकंड, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब देखिए, अब सेकंड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कुछ डिफरेंट, आप दूसरे से डिफरेंट कैसे हो। तो लाइक सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी की फैमिली में टॉल लोग बड़े हैं, किसी की फैमिली में शॉर्ट लोग बड़े हैं, तो ये टॉलनेस, डार्कनेस क्या ये कैरेक्टर्स हो गई। और समटाइम्स सम आर सो फेयर होता है, किसी की फैमिली में सभी फेयर हैं, और किसी के बाल बड़े लंबे मजबूत है जेनेटिकली, और जैसे वही नाक वाला एग्जांपल। तो ये सब छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। लेकिन अभी बात करें अपने सब्जेक्ट में तो क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे टॉलनेस, डार्कनेस, राउंड सीड, रिंकल सीड, येलो, ग्रीन, ठीक है ना। और अगर मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइफ में बताऊं तो ये सब मैंने आपको बताया। तो लिखिए ए पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, a pair of visible characters such as tall and dark, comma, white and violet flowers। कोई white होते हैं, कुछ violet flowers भी होते हैं अलग अलग कलर्स के। white and violet flowers, comma, round and wrinkled seeds, comma, round and wrinkled seeds, comma, green and yellow seeds, etc. green and yellow seeds, etc. ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसलिए ठीक है। अब हाँ, ब्लड में, हाँ इसमें वो दूसरा पार्ट है, वो इसमें नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं वो वाला। हाँ ब्लड ग्रुप भी नो डाउट चेंज होता है ना, वो अपने टॉपिक नहीं है, वो हटा दिया ना, ठीक है। थर्ड लिखो, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। इधर देखो, आपके फादर प्योर, देखो अभी यहाँ पे अपन टर्म, अभी जब ट्रेड्स की बात करेंगे तो ट्रेड्स को क्या करते हैं अपन, दो सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। टी का मतलब ट्रेड नहीं है, इसका मतलब टॉल। जैसे मान लो मेरे को राउंड, इसका मतलब है प्योर टॉल,
इस जो पहली टर्म यूज होती है आगे जो कैपिटल में होती है वो डोमिनेंट शो करते हैं उसको, और अगर दूसरा छोटा है, मान लो अभी तो कैपिटल लिख रखा है, तो वो रेसेसिव ट्रेट होती है, भी नाम अभी बताऊंगा मैं। तो मान लीजिए फादर इसके प्योर टॉल है ना, और मदर है, मदर इज ऑल्सो टॉल, दिखने में टॉल है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पुराना एक डाफ, इस छोटा का मतलब है, स्मॉल टी का मतलब है डाफ, मतलब छोटा, छोटी हाइट है ना। अब जब बच्चा हुआ दोनों का क्या बोलते हैं, इनका जो चाइल्ड हुआ वो सिंपली हुआ इस तरह से, या मतलब सिंपल ऐसे याद रखो, एक ही टर्म यूज करते हैं अभी। ये मदर है डाफ और फादर है प्योर टॉल, मदर है इस टी का मतलब डाफ, और जो इनका फ्यूजन होने के बाद क्या कंपोनेंट बना, टीटी। तो टीटी का क्या हुआ, अब यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब जो दुनिया को दिखती है, वो उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, जो दिख रही है, तो वो दिखने वाली ट्रेट, तो वो क्या है, टॉल, मतलब वो बच्चा दिखेगा कैसे, लंबा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटेपन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुई है ड्यू टू दी मदर। तो शायद वो इस जनरेशन में नहीं, लेकिन उसके जब चाइल्ड होंगे वो कहीं ना कहीं शो होगी। तो अभी इस चीज को अपन जब ये एक्सपेरिमेंट का जो अपन पॉलिनेशन कराएंगे, तो जो ये बड़ी वाली ट्रेट है, मतलब जो बड़े अक्षर से जो दुनिया को दिख रही है, जो दिखने में आ रही है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो कहीं छुप जाती है, मतलब दिखती नहीं है, उसको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। क्या बोलते हैं, रेसेसिव ट्रेट। और जो दिखी दुनिया को, डोमिनेंट ट्रेट। तो दुनिया को तो लगा है जो टॉल ही है, इसके बच्चे भी टॉल होंगे, लेकिन नहीं, उसमें रेसेसिव है एक डाफ। तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट द चाइल्ड्स ऑफ दिस पर्सन मे बी डाफ। ठीक है ना, चलो बंद करो एक बार। लिखिए डोमिनेंट ट्रेट, द कैरेक्टर which expresses itself in a, ऐसा लिखिएगा, in a FT, इसको जनरेशन नाम देंगे आगे, जैसे F1 F2 ऐसे जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे लिख लो FT और फिर लिखिए जनरेशन। in a FT generations, generation is dominant trait. Dominant is dominant trait. For example, tallness is a, for example, tallness is a dominant, tallness is a dominant character in pea plant. तो टॉलनेस हो सकती है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। फोर्थ लिखिए रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव की स्पेलिंग लिख लो, रेसेसिव ट्रेट लिखिए द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस, समझ में आया, which the character which does not express itself but is present in a generation। ध्यान से लिखना, does not express, लेकिन express itself but is present in a generation, ठीक है ना, लेकिन वो present है generation में, but is present in a generation is called recessive trait, is called recessive trait। example dwarfism in the pea plant, dwarfism in the pea plant। अब फिफ्थ लिखिए होमोजाइगस। अब देखिए होमोजाइगस, सबसे पहले वर्ड का मतलब होमो, तो याद करने का तरीका कि कुछ चीज सेम है। सेम मतलब किसी भी जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी भी ट्रेट की बात होती है तो सेम
ट्रेट हो, अगर वो टॉल है तो उसमें जो है वो दोनों टॉल है, मतलब डोमिनेंट भी टॉल है और रेसेसिव भी टॉल है, तो ये इसको बोलेंगे प्योर टॉल, है ना। हकीकत में होगा तो ये भी टॉल दिखने में, लेकिन इसमें रेसेसिव क्या आ गई, तो ये क्या अलग है, तो ये अपने होमोजाइगस में नहीं आएगी, किसमें आएगी, अलग है, अभी पढ़ेंगे। तो सेम जब ट्रेट ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, तो ये है आपका होमोजाइगस। तो लिखिए फटाफट, एक कंडीशन इन विच both the genes of same type are present, for example an organism has both the genes for tallness, it is expressed as capital TT, दोनों कैपिटल, as capital TT, एंड जैसे कैपिटल हो सकता है वैसे डाफ भी हो सकता है, तो वहां क्या हो जाएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। लिखिए, एंड जीन्स फॉर डाफनेस आर रिटन एज स्मॉल टी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब पता चल रहा है, हेट्रो आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस में सिमिलर होता था, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहां से बात हो रही है जीन्स की, तो एक अगर टी है तो दूसरा स्मॉल टी है, अगर एक स्मॉल टी है तो दोनों सिमिलर नहीं होंगे तो एक टी होगा, अगर एक राउंड है तो एक छोटा रिंकल्ड हो सकता है। तो इस तरह से जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। लिखिए, हेट्रोजाइगस, a condition in which both the genes are of different types, for example an organism has genes कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आया कैसे लिखोगे, वो वाला टी फिर छोटा टी, ठीक है। इट मीन्स तो जो स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये दिखने में कैसा होगा तनु, टॉल होगा, क्योंकि उसकी डोमिनेंट ट्रेट कैसी है, टी, जो कैपिटल है वो दिखती है, तो जो उसकी कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, जो आगे लिखी है अपन ने, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, दिखने में टॉल होगा, लेकिन उसमें रेसेसिव भी है स्मॉल टी, तो अगली जनरेशन में वो क्या हो सकता है, छोटी भी उसकी जनरेशन हो सकती है। तो टी, इट मीन्स इट हैज ए जीन फॉर टॉलनेस एंड अदर फॉर डाफनेस, only tall character is expressed, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ है अभी के लिए, टॉल, ठीक है। only tall character is expressed। सिक्स्थ हो गया ना। फिर लिखिए जीनोटाइप, और 8वां है फिनोटाइप। पहले जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। जीनोटाइप का इधर मतलब देखिए 2 मिनट, एक मिनट की है। जीनोटाइप का मतलब सिंपली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसका ट्रांसफर हो रहा है, जीन्स का, या जेनेटिक मटेरियल का। तो जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रांसफर हो रहा है, एक तो ट्रांसफर हो गया ये प्योर, और अगर ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक ये हुआ, तो ये तो हुआ प्योर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और अगर इस तरह से हुआ तो ये क्या हुआ, ये तो इसको तो बोलेंगे प्योर टॉल,
और इसको बोलेंगे, ये भी टॉल ही है लेकिन इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। तो ये क्या है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में लिखिए, हाइब्रिड का मतलब उसमें वो टॉल तो है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, दो कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए एक टॉल का और एक डाफ का मिक्सचर, तो टी स्मॉल टी, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। और प्योर का मतलब दोनों एक जैसे हो, ठीक है ना। लिखो जीनोटाइप, इट इज ए जेनेटिक मेकअप, इट इज ए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, it is a genetic makeup of an individual, for example a pure plant, for example a pure plant is expressed as capital T और capital T, T दोनों capital, एंड हाइब्रिड टॉल इज, हाइब्रिड टॉल का वो वाला T एंड स्मॉल t। अब ये सिमिलर है तब तो क्या कह रहे हैं, जीनोटाइप, है ना, लेकिन ये है टॉल। अब अगला कंपोनेंट है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इज अगेन सिमिलर टू दी किसके, अपने जो हेट्रोजीनियस पढ़ा था, हेट्रोजाइगस, उसमें क्या आ रहा था, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिनोटाइप के अंदर मान लीजिए टॉल के कितने एग्जांपल होते हैं, एक तो टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है ना, और ये क्या है, सिंपली ये तो डाफ है ना। एक डाफ ये हो सकता है और एक डाफ ये भी तो हो सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मान लीजिए टॉल में बात करें तो ये दोनों क्या थे, टॉल ही थे, ये दोनों क्या अगेन डाफ थे। तो मतलब डिफरेंट टाइप के डाफ और डिफरेंट टाइप के टॉल्स हो सकते हैं। तो वहां पे अपन उसको एग्जांपल देंगे फिनोटाइप। ये जब अपन इसका क्रॉस करवाएंगे तब एग्जैक्टली आपको इसका रेशियो बताऊंगा, तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी लिखिए, समझ में आया, डिफरेंट होंगे यहाँ पे। तो फिनोटाइप में लिखिए, फिनोटाइप में लिखिए, इट इज ए एक्सटर्नल अपीयरेंस, इट इज ए एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फिनोटाइप क्या बता रहा है, जो बाहर से दिखता है लेकिन उसके अंदर एक रेसेसिव ट्रेट भी हो सकता है। लाइक जैसे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी में दिखता है कैसा, वो टॉल, लेकिन रेसेसिव क्या है उसमें, स्मॉल टी, डाफ भी है। तो लिखिए, फॉर एग्जांपल ए प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन will appear tall although, उसमें टॉल ही दिखेगा ना वो बंदा, लेकिन उसके अंदर ऑल्दो क्या प्रेजेंट है, एक डाफ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। लेकिन जीनोटाइप में बात करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए, या तो टी दोनों कैपिटल, या फिर दोनों डाफ है तो छोटा टी। उसको आप होमोजाइगस से कंपेयर कर सकते हो और उसको हेट्रोजाइगस से भी कंपेयर कर। तो लिखिए, ऑल्दो इट हैज जीन फॉर डाफनेस ऑल्सो, ऑल्दो इट हैज जीन फॉर डाफनेस ऑल्सो, ठीक है। अब लास्ट 9th पॉइंट डालिए और इसको पूरा पॉइंट की फॉर्म में लिखिए, भी समझाता हूं, पहले लिख लो, कुछ नहीं, इजी है। होमोलोगस पेयर, होमोलोगस स्पेलिंग लिखूं या आती है, लिख लोगे, लिखूं, होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, homologous pair of characters are those in which one member is contributed by the father and other member by the mother, and both have genes for same character, both have genes of same character
एट दी सेम पोजीशन, एट दी सेम पोजीशन। कहने का मतलब ये है होमोलोगस, अभी बात हो रही है किसकी, पेयर की, किसकी बात हो रही है, पेयर की, मतलब एक तरीके से दो पेयर में, दो पेयर मतलब दो लोग। तो अगर किसी जनरेशन में, लिख लो आप, लिख लिया, लिख लो, लिख लो, हो गया, नहीं लिख लो, मतलब मैं बता रहा हूँ लिख लो, है ना, मैं वो व्यंग्य नहीं कर रहा, है ना, व्यंग्य समझते हो, टॉन्ट ठीक है ना। तो होमोलोगस पेयर का मतलब है कि अगर किसी जनरेशन में दो चाइल्ड हुए हैं तो एक होगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आई एग्जैक्टली फादर की और एक में आई मदर की, लेकिन ये जो दोनों ही आए हैं इनके अंदर जीन एग्जैक्टली सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टर्म है होमो, होमो मीन्स सेम। तो भले ही वो फादर से आया, एक की कैरेक्टरिस्टिक फादर की है और एक में मदर की है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जीन्स का ट्रांसफर हुआ है, जो जीन ट्रांसफर हुआ एग्जैक्टली सिमिलर हुए हैं दोनों ही केसेस में। बात समझ में आई। तो ये था अपना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, समझ में आई सभी को। अब देखो एक छोटी सी कविता है, सुनना चाहोगे, है ना। वैसे मैं खुद भी कविताएं लिखता हूँ थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन ये मेरी नहीं है ना। एक कवि हैं, आप मिलेंगे आपको, कवि संदीप द्विवेदी, सुना है नाम किसी ने। तो कविता का नाम है सब जाग रहे तू सोता रहे। क्या नाम है कविता का, सब जाग रहे तू सोता रहे। तो अब कविता सुनिए। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। लहरों पे मोती चमक रहे, लहरों पे मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। न तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरी लहरें तेरी कदमों में हैं, लहरें तेरी कदमों में हैं, नाव पकड़ बस तू रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें भी क्या लाचारी है। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें भी क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर के, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर के, ना उठ तू बस यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, है ना। तो ये कविता थी कवि संदीप द्विवेदी जी की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये मैं कविता अपनी हर क्लास में सुनाता हूँ, है ना, मेरी भी सुनाऊंगा बाद में, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो जीवन में क्या होता है ना कि लाइक चीज़ें चलती रहती है, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो जो भी आपका लक्ष्य है उस पर लगे रहो, करते रहो प्रयास हमेशा, ठीक है। आगे चलें, चलो। पंखा मैंने बंद किस लिए किया था कि आवाज़ साफ आए ठीक है। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, फाइनली दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिए।
चले। अब देखो, अब अपन ने बात करी थी, मेंडल्स ने क्या दिए थे, अल्टीमेटली कुछ रूल्स दिए थे, उस रूल्स के हिसाब से उसने कुछ चीज़ों के बारे में बताया। तो वो रूल्स कैसे दिए, उसने क्या किए, सबसे पहले अपन जैसे फिजिक्स में कितने सारे एक्सपेरिमेंट करते थे बार बार कि अब हमने ऐसा करके देखा तो अब हमको ये रिजल्ट दिखा, फिर उसके वजह से हिसाब से अपन ने क्या लगा दिया, एक लॉ निकाल दिया। अलग अलग जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जैसे ओम्स ने अपना लॉ बताया था, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, दैट इज R इज द रेजिस्टेंस ऑफ आपका रेजिस्टेंस आता है ना, और फिर रेजिस्टेंस से R क्या हो गया, V/I, इस तरह से चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पे भी क्या उसने एक्सपेरिमेंट करते थे, तो मेंडल्स ने क्या किया, सबसे पहले दो प्रकार के उसने एक्सपेरिमेंट किए। एक बार तो उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया और एक बार कराएगा नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या करना, सिंपली दोनों को, दो चीजों को कंबाइन करना, ठीक है। अब मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, मोनो का मतलब होता है यूनि या सिंगल, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने अल्टीमेटली लिए क्या थे, पी प्लांट से लिए थे। इसने दो प्लांट लिए, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और किसका लिया, पी का। एक इसने प्योर डाफ प्लांट लिया। प्योर टॉल प्लांट के अंदर जो जीन्स का स्ट्रक्चर होगा क्या कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब डोमिनेंट भी टी और रेसेसिव भी टी। ये तो डोमिनेंट होती है और पीछे वाली रेसेसिव होती है। और डाफ में कंप्लीट डाफ मतलब दोनों ही स्मॉल टी। तो ये हो गया। अब जब कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो अगर इसको कंप्लीट ट्रांसफर करूंगा तो क्या ट्रांसफर हो गया, अल्टीमेटली ये टॉल ही होगा, टी, और ये जब स्मॉल ही है तो स्मॉल टी। अब इसने क्या किया, दोनों को क्रॉस करवाया। और क्रॉस कैसे करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। क्रॉस पॉलिनेशन अपन ने पढ़ रखा है। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, जो कि आपका फ्लावर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्लावर का पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जैसे स्पर्म होते हैं वैसे ही पोलन ग्रेन होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे एक फूल से दूसरे पौधे के फूल तक, दूसरे प्लांट के फूल पे पहुंचाने का प्रोसेस क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, वो भी बता दूंगा। तो अब जब कंपोनेंट इनको क्रॉस करवाया तो क्या बना मेरा, टी और टी। तो यहां पे जो जनरेशन, कौन सी जनरेशन बन के आई, ये F1 जनरेशन, मतलब एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये, तो पहली जनरेशन के जो प्लांट हुए वो दिखने में कैसे हुए, टॉल हुए। टॉल तो हुए लेकिन उनके अंदर एक रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, डार्कनेस की आई है, लेकिन दिख अभी एक्सप्रेस नहीं हो रही है लेकिन प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, इसको उन्होंने क्या किया, इस सिंपल एक प्लांट को लेके सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब होता है इसी प्लांट का फ्लावर और इसी के दूसरे से पॉलिनेट करवा देना। तो क्या किया उन्होंने, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो कंपोनेंट चीजें आई वो अभी अपन बनाते हैं। तो पहले आप एक बार इसको इतना बना लो, है ना, फिर इसके नीचे मैं इसको मिटाऊंगा। पहले डायग्राम बना लो। एक मिनट रुको, पहले मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के आगे दो लाइन लिख लो, कुछ नहीं है फिर लिख लेना। लिखो, थोड़ी सी दो ही लाइन है। मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, कॉमा, ही कंक्लूडेड फर्स्ट monohybrid and then dihybrid crosses और फर्स्ट लिखिए मोनोहाइब्रिड और फिर ये डायग्राम बना लो। इसके बाद में थोड़ा सा वो लिखेंगे, अपन कल लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है, आप यहाँ तक लिख लीजिए इसको।